औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, welcome to today's session. और we were talking about the generating the research ideas और उसके ऊपर हम लोग देख रहे थे कि how you're going to generate a significant and more constructive research idea। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ें लिस्ट डाउन करनी है उसके अंदर जब आप रिसर्च टॉपिक को डिसाइड या एक आइडिया को रिफाइन कर रहे होंगे, जनरेट कर रहे होंगे, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ और अपने इंटरेस्ट को देखना है और पास्ट प्रोजेक्ट्स के टाइटल को देखना है। यू हैव टू डिस्कस दिस विद योर फ्रेंड्स, विद योर पीयर्स, विद योर कोलीग्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली with your tutor, with your supervisor and with your teachers as well। फिर जब आपका रिसर्च आइडिया रिफाइन हो जाएगा देन यू हैव टू गो फॉर द लिटरेचर। आपने लिटरेचर को रिव्यू करना है। लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद आपने स्कैनिंग करनी है, आपने जो है वो स्किमिंग करनी है आइडिया की। उसके बाद कीपिंग द नोटबुक ऑफ आइडियाज, आइडियाज को आपने नोट करते जाना है। समटाइम्स वी यूज वाइट बोर्ड एज वेल। हम लोग कुछ ऐसी चीजें जो ऑल्टरेबल हों वहां पर हम लिखते हैं बोर्ड मार्कर की शक्ल में, तो वहां पर लिख कर हम आइडियाज को वहां पर छोड़ देते हैं। Exploring personal preferences using past projects और पर्सनल प्रेफरेंसेस को भी आप एक्सप्लोर करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स जिनमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, जिनमें आपका ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। रेलेवेंस ट्री एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है रिफाइनिंग में आ जाता है। आप किस तरह अपने रिसर्च आइडियाज़ को मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं, वो जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है कि आपने लिटरेचर को कैसे देखना है। लिटरेचर को सर्च करने का कुछ तरीका मैंने आपको बताया भी था, हाउ टू सर्च ऑन गूगल स्कॉलर। उसके अलावा कई ऐसे डेटाबेसेस हैं जो एकेडमिक जर्नल्स हैं, जो जहाँ पर आर्टिकल्स छपते हैं रिलेटेड टू योर फील्ड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। उधर जाकर आप मुख्तलिफ एकेडमिक आर्टिकल्स को देखकर अपने जो रिसर्च आइडिया से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में या एकेडमिक वर्ल्ड में, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि इस आइडिया पे कितना काम हो चुका है। बिल्कुल नया आइडिया नहीं हो सकता क्योंकि एक आइडिया किसी न किसी बेस पर डिपेंड कर रहा होता है, किसी न किसी थ्योरी पर लाज़मी डिपेंड कर रहा होता है। सो उस थ्योरी से रिलेटेड ऑलरेडी काम हो चुके होते हैं। हाँ, योर आइडिया इज़ बेस्ड ऑन द अवेलेबल नॉलेज, लेकिन उससे आप कोई नई चीज़ इनसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ उसमें ऐड कर रहे हैं लिटरेचर में, तो वो फिर आपका आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप कहाँ से लिटरेचर ले सकते हो? आर्टिकल्स हैं, एकेडमिक जर्नल्स होते हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं, वहाँ से ले सकते हो। कुछ रिपोर्ट्स आपकी इंटरनेट पे आती हैं, वहाँ रिपोर्ट्स और बुक्स से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है अपने, अगर आपने लिटरेचर को स्टडी करना है रिगार्डिंग सर्टेन आइडियाज़। मतलब कोई रिस्क एंड रिटर्न पे काम करना चाह रहा है तो बुक्स के अंदर तो बेतहाशा मटीरियल है, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि इससे रिलेटेड थ्योरीज़ कौन-सी अवेलेबल हैं बुक्स में। ये नहीं होता कि थ्योरी का मतलब ये नहीं होता कि एक थ्योरेटिकल आपके पास टेक्स्ट है मौजूद है। थ्योरी का मतलब ये होता है कि जिसके बेस के ऊपर आप जो है वो नॉलेज जनरेट कर सकते हो। और थ्योरी से रिलेटेड हम ज़्यादा है जो ज़्यादा उसको प्रॉपर्ली डिफाइन हम आगे जाके करेंगे ताकि आपको उसके बारे में ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल सके। बहरहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे एक और सोर्स आजकल चल रहा है कि ऑलरेडी लोगों ने किसी न किसी आइडिया, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर रिव्यू आर्टिकल्स लिखे होते हैं। इन रिव्यू आर्टिकल्स के अंदर जो है बताया जाता है कि एक सर्टेन टॉपिक को लेकर
कौन-कौन सा जो है वो ऑथर काम कर रहा है उसके अंदर, कहाँ किस एफ़िलिएशन से लिंक्ड है ये नॉलेज, और किस कंट्री ने ज़्यादा काम किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। और मेथड्स कौन-कौन से इस्तेमाल हुए हैं, मेथोडोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई है, इस टॉपिक से लेकर इससे रेलेवेंट थ्योरीज़ कौन-सी हैं, किन-किन एकेडमिशियंस ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। जिस तरह अगर मैं फाइनेंस का कहूँ तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ जी मैंने एसेट प्राइसिंग मॉडल्स के ऊपर देखना है, तो एसेट प्राइसिंग मॉडल के ऊपर आप के शुरू होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से, और फिर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी और आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर फार्मा फ्रेंच आ जाता है। ये सारी मतलब वो आपको बता ये किस एक सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं रिव्यू आर्टिकल्स में भी, आपको बुक्स में भी मिल जाती हैं, आर्टिकल्स में भी मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आप जो है एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं या एम्प्लॉयी लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अगर आप बुक पढ़ेंगे मैनेजमेंट की, आपको काफ़ी थ्योरीज वहाँ से मिल जाएंगी। उससे रिलेटेड आपको रिव्यू आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च्ड आर्टिकल है, तो सम टाइम इतनी रिसर्च एक टॉपिक पे हो चुकी होती है कि उसमें से नए आइडियाज़ जनरेट करना या नया ऐड करना बहुत टफ हो जाता है, तो ऐसे आइडियाज़ को हम अवॉइड करते हैं। मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, ऐसी कई थ्योरीज हैं जो इन इस आइडिया को, इस टॉपिक को, इस वेरिएबल को मेजर करती हैं। आपने लेटेस्ट पब्लिकेशंस को ब्राउज़ करना है, उससे ये होता है कि आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए टॉपिक्स पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आप रेप्लिकेट भी कर सकते हो। कोई चीज़ अमेरिकन सेटअप में हो रही है, वो पाकिस्तानी सेटअप में कैसे अप्लाई होती है, उसके क्या रिकमेंडेशन है, वो आप डेफ़िनेटली कर सकते हो और आप नॉलेज में भी ऐड कर रहे हो। ये मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा होता है, मोस्टली जो बाहर के मुल्क के एकेडमिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर लेट्स से अफ्रीका में कोई बीमारी अगर आई है, तो वहाँ पर उसको स्टडी किया जा रहा है, वहाँ के ऑथर्स, वहाँ के रिसर्चर्स, वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो उस बीमारी को, जिस तरह कोंगो वायरस आया, उसको वहाँ के एकेडमिशियन स्टडी कर रहे हैं कि उसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें, और उस वहाँ के रिसर्च को दूसरे मुल्क के डॉक्टर्स पढ़ते हैं और समझते हैं, और वो ये कहते हैं अगर इन केस वो वायरस वहाँ आता है तो उनको कैसे उसके लिए प्रिपेयर होना है, या उसको किस तरह रोक सकते हैं अपने मुल्क में आने से, ये भी सारी रिसर्च वो पढ़कर इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो आप रेप्लिकेट भी कर सकते हो, आप दूसरे मुल्क में जो, और हम लोग मेडिकल साइंस के नहीं है, हम लोग तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो मैनेजमेंट लिटरेचर बाहर का है, जो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, हम उसको यहाँ पर अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सर्चिंग फॉर पब्लिकेशन is only possible when you have at least some idea of the area in which you wish to undertake your research। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको उस एरिया का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं, तो फिर आप उसके ऊपर लिटरेचर भी नहीं ढूंढ सकते, और अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं, आप सबसे पहले तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जाएंगे। जब आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे चले जाएंगे तो फिर आप जो है वो पब्लिकेशंस ढूंढ सकते हैं। अ, और अगर आपको कुछ आइडिया नहीं, यू नीड टू हैव सम आइडिया अबाउट द एरिया, उस एरिया का, अगर लेट्स से आपको अकाउंटिंग बहुत पसंद है, तो अकाउंटेंसी के एरिया के अंदर आप काफ़ी ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो आप ढूँढ सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग का सब्जेक्ट जो है वो अच्छा लगता है, और आपको उसके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, और आपको वो एरिया में थोड़ा इंटरेस्ट भी है, आप थोड़ा जानते भी हो, तो उससे रिलेटेड पब्लिकेशंस आप ढूँढने में आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर फाइनेंशियल मार्केट आपको इंट्रिग करता है, आपको फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक प्राइसेस के ऊपर या नीचे जाने को आप सोचते हो कि ये कैसे ऊपर या नीचे जाती हैं, क्या मैं इनको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? तो वो प्रेडिक्शन का भी आपको, अब उसके पीछे जो है वो थ्योरी भी है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं। उसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि मार्केट जो है बहुत परफेक्ट मार्केट है, लेकिन मार्केट फिर इस ये जब ये थ्योरी मार्क आई,
तो कई लोगों ने इसके नेगेटिव सेंस में बात की कि मार्केट परफेक्ट नहीं होती। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे जैसे ही आप लोगों के टॉपिक डिफाइन हो जाते हैं। So you should have some idea about the area where you want to study. सबसे पहले अगर आपने अपने टॉपिक को रिफाइन करना है तो उसके लिए आप रेफरेंस ट्रीज बना सकते हो। रेफरेंस ट्रीज ये है कि आप एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें, ठीक है? मतलब आप फाइनेंशियल मार्केट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और फिर आप उसको जो है मोर स्पेसिफिक ट्रीज बनाते जाएं, ठीक है? इस तरह मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स बनाया, ठीक है? और अब मैं उसकी ट्रीज बनाई जा रहा हूँ। जिस तरह मैं इधर आ जाता हूँ, मनी मार्केट में आ जाता हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं कहता हूँ जी आगे फर्दर मैं कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में मैं फर्दर जाना चाह रहा हूँ तो उधर मैं बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है? और उसके बाद फॉरेक्स मार्केट का एक ऐड करता हूँ। इस तरह मैं नीचे में शाखें ऐड करता जा रहा हूँ, टॉपिक्स ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है? तो ईच ऑफ दीज टॉपिक्स फॉर्म्स अ सेपरेट ब्रांच, हर एक की सेपरेट ब्रांच बन रही है इन विच यू कैन जनरेट फर्दर। आप मजीद उसको डिटेल करते जाएं, सब ब्रांचेस बनाते जाएं। जिस तरह आप प्रोसीड करते जाएंगे सब ब्रांचेस मजीद नीचे आपकी जाती जाएंगी, बनती जाएंगी, आपका आइडिया जनरेट होता जाएगा। आप ज़्यादा अपने आइडिया के करीब और ज़्यादा स्पेसिफिक होते जाएंगे अपने आइडिया को लेकर, ठीक है? और एक ब्रॉड ब्रॉड एरिया से आप जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया में जाते जाएंगे, ठीक है? और जब ये सारी चीज़ें आप बना लेंगे तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये आपका एक आपको एक रिसर्च आइडिया आपका फाइनलाइज कर देगा। तो इस तरह आप जो है अपना रिसर्च आइडिया बना सकते हो। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग रिसर्च। आप रेफरेंस ट्रीज के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में टॉट एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी कहते हैं। आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम है, यू नीड अ रिफाइंड आइडिया। तो उसके लिए मैनी बिजनेस जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक यूज करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, मैंने अप्लाइड रिसर्च में बताया था कि उसके अंदर आपने बिजनेस की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मोस्टली वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है? और ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होती है बल्कि आपके रिसर्च आइडियाज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर है कि आप अपनी प्रॉब्लम को क्या करें, आइडेंटिफाई करें और डिफाइन करें, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है? दैट इज द सॉर्ट ऑफ आइडिया यू आर इंटरेस्टेड। आपने एक इशू रेज किया अपनी फील्ड से रिलेटेड, आप उसमें इंटरेस्टेड भी हैं और आप उसको प्रिसाइज करें, मतलब स्पेसिफिक करें उस प्रॉब्लम को। उसके लिए आप रेफरेंस ट्रीज भी यूज कर सकते हो, ठीक है? इन अर्ली स्टेजेस आप फिर क्या करते हैं, फॉर्मुलेट द टॉपिक करते हैं और उसके बाद मे बी एज वेग, मतलब शुरू में तो बहुत ही ज्यादा वेग होगा। लाइक मैं आपसे पूछूं आपका टॉपिक है, आप कहेंगे सर मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ या मैं फाइनेंस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हूँ। आपसे जो है मेन चीज यही पूछी जाएगी। अब आपको नहीं पता कि ये मार्केटिंग तो आपको अच्छी लगती है लेकिन उसके अंदर आपका टॉपिक क्या होना चाहिए। तो एज आप क्या करेंगे फिर, यू विल आस्क फॉर सजेशन। हाँ जी, मेरा मार्केटिंग फील्ड है तो मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या करूं। आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए सजेशंस लें लोगों से। सारी सजेशंस को आप अपने पास रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद आप ये रूल्स फॉलो करें और उसमें आप ये देखें किसी भी सजेशन को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना और उसको इवेलुएट करना है दैट मे बिकम अ पोटेंशियल चॉइस फॉर योर रिसर्च आइडिया। Those all suggestions, however wild, should be recorded and considered. जो भी हो आपने उनको अपने पास रिकॉर्ड करना है as many suggestion as possible, ठीक है? Review all the suggestion, explore what is meant by each. Sometime ऐसा होता है कुछ suggestions जो हैं वो interlinked होती हैं, आप उनको मिला के एक बड़ा strong सा आइडिया बना सकते हो। Analyze the list of suggestion and decide which appeal to you most as a research idea and why.
और एट द एंड आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो उसमें ये वाला आपका आ जाएगा कि आपने सजेशंस को लिस्ट डाउन करना, डिसाइड करना है कि कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। इसमें एक छोटा-सा केस डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में जॉर्ज मेन इंटरेस्ट वाज़ फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था। व्हेन ही फिनिश्ड यूनिवर्सिटी उसने कहा जी वो ही वांटेड टू वर्क इन मार्केटिंग। अब ये 2 एरियाज़ हैं, एक तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और ये दोनों के अंदर वो ज़रा काम, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है फुटबॉल में है, लेकिन काम वो मार्केटिंग में कर रहा है। अब उसने चूँकि वो फुटबॉल स्पोर्ट्स से लिंक कर रहा है, तो उसने कहा जी मार्केटिंग से प्रेफरेबली फॉर द स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग, वो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर बनना चाह रहा है। उसने कहा he has examined his own strengths and discovered that his best marks were in marketing. He wanted to do his research project on some aspects of marketing. मार्केटिंग पे करना चाह रहा था, preferably linked to football, मार्केटिंग को फुटबॉल के साथ लिंक करना चाह रहा है, but had no real research idea. As he asked 3 friends जिन्होंने business studies डिग्री ली हुई थी, help them brainstorm the problem। अब brainstorm के स्टेप उसने फॉलो करने हैं। अब क्या करेगा, जॉर्ज began by explaining the problem in some detail। उसने बताना शुरू किया कि उसको मसला क्या है, किस तरह वो लिंक क्रिएट करे बिटवीन स्पोर्ट्स एंड मार्केटिंग। वो लिंक क्रिएट करने में उसने हेल्प मांगी। शुरू में जैसे सजेशंस जो हैं वो कम आई, उसने उन सबको लिखना शुरू कर दिया अपने पास, व्हाइट बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया और सून जो है वो बोर्ड जो है वो 100 सजेशन से भर गया। उसने हर एक सजेशन को इंडिविजुअली देखा और प्रोड्यूस नथिंग दैट एनी ऑफ द ग्रुप फेल्ट द सफिशिएंट मेरिट फॉर द रिसर्च। हाउएवर वन ऑफ जॉर्ज फ्रेंड्स ने पॉइंट किया कि जी कंबाइनिंग द सजेशंस ऑफ प्रीमियम लीग। अब वो सजेशन है, उसने कहा जी कंबाइन करें जो सजेशंस आई है प्रीमियम लीग फुटबॉल, टेलीविजन राइट्स एंड स्पॉन्सरशिप, इन तीनों आइडियाज को लिंक कर दें। और इसमें उसने कहा इट माई प्रोवाइड द आइडिया विच सेटिस्फाइड द असेसमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब 3 आइडियाज को उसने लिंक करने को कहा और उसने कहा ये आपका एक अच्छा आइडिया बन सकता है यहाँ से। लीग फुटबॉल, टेलीविजन राइट्स और स्पॉन्सरशिप को उसने कहा इन तीनों का आप लिंक क्रिएट कर दें। तो 3 उसके पास आइडियाज आ गए। दे डिस्कस और सजेशंस उन्होंने फर्दर दी। जॉर्ज ने ये रिसर्च आइडिया नोट किया, नोटेड दैट एज समथिंग अबाउट हाउ confining the rights to show live premiership football to paid for satellite TV channel would impact के ये जो rights to show premiership football है और paid for satellite TV channels पे ये कैसे इम्पैक्ट करता है और सेल ऑफ द प्रीमियरशिप क्लब स्पेसिफिक मर्चेंडाइजिंग। अब यहाँ पर सेल की बात आई है तो ये टॉपिक मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये प्रीमियर फुटबॉल से भी रिलेटेड है क्योंकि उसका इंटरेस्ट फुटबॉल में है। और उसने कहा जी, और इसमें जो एक चीज़ उसने ऐड की वो टेलीविजन राइट ऐड किया, जो टेलीविजन के ऊपर राइट्स हैं कि वो जब प्रीमियरशिप फुटबॉल शो होता है उसका क्लब स्पेसिफिक मर्चेंडाइज की सेल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसने फिर ये प्रोजेक्ट अपने ट्यूटर से डिस्कस किया और उसको मज़ीद रिफाइन किया। और अगर हम देखें तो वाक़ई अगर टेलीविज़न पे शो होगा तो हमारे मफ़रूज़े के मुताबिक सेल उसकी बढ़नी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग रिसर्च आइडियाज़ को रिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्फी टेक्निक। जो डेल्फी टेक्निक है उसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। और ये डेल्फी टेक्निक जो है ये होती है, इट्स इन्वॉल्व द ग्रुप ऑफ पीपल। इसके अंदर देयर आर द पीपल जो आइदर इन्वॉल्व इंटरेस्टेड इन द रिसर्च आइडिया टू जनरेट लाइक आपका भी ग्रुप बनाना पड़ेगा और आप उस ग्रुप के अंदर बैठकर जो है रिसर्च आइडिया को कैसे स्पेसिफिक कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। डेल्फी टेक्निक जिसे कहते हैं, 6 स्टेप्स हैं आपके पास। पहले स्टेप में आप मेंबर्स को ब्रीफ करते हैं अबाउट द रिसर्च आइडिया, एक ओवरऑल जर्नल रिसर्च आइडिया उनको बताते हैं।
और उनसे कहते हैं यू शुड ब्रिंग सम टॉपिक्स, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द ब्रीफिंग आप ग्रुप मेंबर्स को इनकरेज करें कि वो इस रिसर्च आइडिया में क्लैरिफिकेशन लेकर आएं और इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाए जो भी अप्रोप्रिएट और लिंक्ड है इस रिसर्च आइडिया से रिलेटेड। हर मेंबर ऑफ द ग्रुप क्या करेगा, इंक्लूडिंग द ओरिजिनेटर ऑफ द रिसर्च आइडिया, टू जनरेट इंडिपेंडेंटली अप टू 3 स्पेसिफिक, मतलब वो 3 से 4 रिसर्च आइडियाज जो हैं वो लेकर आएंगे, उनको देखेंगे और बेस्ड ऑन द आइडिया दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, जो उसने पहले और दूसरे स्टेप में डिस्क्राइब किया है, वो भी उन आइडियाज के मुतालिक जो है वो डाटा लेकर आएंगे। ईच मेंबर 3-3 आइडियाज लेकर आएगा, 3-3 4-4 आइडियाज लेकर आ सकता है। और अगर वो आइडिया देता है तो ये नहीं है कि वो विदाउट लॉजिक वो आइडिया दे दे, उनसे आप जस्टिफिकेशन भी मांग सकते हो, ठीक है। टू कलेक्ट द रिसर्च आइडियाज इन द अनएडिटेड एंड नॉन एट्रीब्यूटेबल फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप, उसको फिर आप सारे मेंबर्स के दरमियान उन आइडियाज को बांट देते हो और फिर उसको असेस करना शुरू करते हो। जब ये आइडियाज कलेक्ट द रिसर्च आइडियाज और आइडियाज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद एक सेकंड साइकिल ऑफ प्रोसेस चलता है जिसमें 2 से 4 तक आपका दोबारा से जो है वो सर्कल चलेगा। आप फिर से सारे मेंबर्स को कहेंगे कि क्लैरिफिकेशन लेकर आएं, फिर से उनको कहेंगे कि अगर आइडियाज आपके ठीक नहीं है तो आइडियाज दोबारा से लेकर आएं या उनको ठीक कर लें, सारे आइडियाज उनको दे देंगे। और फिर उसके बाद वो कहेंगे कि आप खुद, अगर आपका आइडिया ठीक नहीं है डिस्कशन के बाद, तो उसको आप चेंज करें और उसके अंदर आप मज़ीद रिफाइनमेंट लेकर आएँ। 6 पॉइंट में ये है कि आप फिर से जब ऐड 2 से 4 एक बार आपका हो जाएगा और उसके अंदर आप चेंजेस रेकमेंड कर देंगे, वो चेंजेस होने के बाद दोबारा से 2 टू 4 का प्रोसेस चलेगा और उसके बाद जो है एक मेथड या वोटिंग के थ्रू आप अपना मेथड और अपनी मेथोडोलॉजी और अपनी रिसर्च टॉपिक को, सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, फाइनल कर सकते हो यहाँ पर। सो फोकस ऑन स्टूडेंट रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा केस हम डेल्फी ग्रुप से भी रिलेटेड देख सकते हैं कि यू कैन यूज दिस डेल्फी ग्रुप एंड यू कैन समराइज योर रिसर्च आइडिया। जो आप लोग भी अभी ग्रुप अपने डिफाइन करेंगे, आप ये वाला मेथड यूज करके अपने रिसर्च आइडियाज को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक केस जो है मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ। सो टिम एक्सप्लेन टू द ग्रुप, टिम जो है ग्रुप लीडर ओरिजिनेटर है जिसने अपने ग्रुप को एक्सप्लेन किया दैट हिज रिसर्च आइडिया is concerned with understanding the decision making processes associated with mortgage application। जो यहाँ पर आपके पास मेन आइडिया आ रहा है मॉर्गेज एप्लीकेशंस, फाइनेंस का रिलेटेड है एंड लोन एडवांसेस से रिलेटेड। मतलब ये कह रहा है कि हम लोग डिसीजन मेकिंग करें, मतलब बैंकों की डिसीजन मेकिंग हो सकती है, इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग हो सकती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को लिंक करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एसोसिएट विद द मॉर्गेज एप्लीकेशंस, जो मॉर्गेज की एप्लीकेशंस आती हैं, और लोन एडवांसेस की जो एप्लीकेशन होती हैं। उसने he briefed to the 3 other group members and the questions that they asked him considering aspects such as, उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे, द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल फर्स्ट टाइम बायर, जो पहली बार खरीदा है, पोटेंशियल फर्स्ट टाइम बायर पहली बार जो खरीदेगा पॉलिसी या इंस्ट्रूमेंट, टू अप्रोच द स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम हम लोग जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनको, पोटेंशियल फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनको टारगेट करेंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट बिटवीन, मतलब डिसीजन मेकिंग ऑफ द फेस टू फेस कॉन्टेक्ट बिटवीन द पोटेंशियल बोरोवर्स जो बोरो कर सकते हैं पैसे एंड पोटेंशियल लेंडर्स। तो उन्होंने ये क्वेश्चन सामने रखे। फिर then group then move on generating a number of more specific research ideas among which were following। उन्होंने मजीद जो है वो रिसर्च आइडियाज को रिफाइन करने की कोशिश की और उसमें उन्होंने
जो आइडियाज लेके द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कस्टमर पोटेंशियल फर्स्ट टाइम हाउस परचेजर्स, ठीक है। फैक्टर्स जो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फर्स्ट टाइम हाउस परचेजर को टू डील विद द पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक वो लेकर आए, क्वेश्चन लेकर आए, आइडिया लेकर आए। उन्होंने कहा जी, एक ने ये आइडिया दिया, द इफेक्ट ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट ऑन द मॉर्गेज डिसीजन। ये भी एक दो वेरिएबल ले गया, मॉर्गेज डिसीजन ऑफ द बैंक और इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट मतलब जो इंडिविजुअल है, जो पोटेंशियल बोरोवर है, जो पोटेंशियल बायर है या बोरोवर है, वो जो है उसके इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट जो है वो कितना इफेक्ट करते हैं मॉर्गेज डिसीजन में। और तीसरा जो आइडिया है, द क्वालिटीज दैट पोटेंशियल एप्लीकेंट्स लुक फॉर। क्या क्वालिटीज पोटेंशियल एप्लीकेंट्स देखते हैं इन द मॉर्गेज एडवाइजर्स, मॉर्गेज एडवाइजर में। ये एक आइडिया जो है, मतलब इसके ऊपर रिसर्च आप कर सकते हो। These were considered and commented on by all the group members. इन तीनों आइडियाज को तीनों मेंबरान ने, चारों मेंबरान ने देखा और इसके ऊपर कमेंट किए। At the end of the second cycle, Tim had with the other students agreement refined his research idea. उसने बाकी सब स्टूडेंट्स के रजामंदी के बाद जो टॉपिक, जो आइडिया फाइनल किया वो ये था। तब ये आइडियाज थे जो पहले थे, उसके बाद जब डिस्कशन हो गई, उसके बाद जो आइडिया फाइनलाइज हुआ, the way in which a range of factors, the way in which the range of factors, ठीक है, influence potential first time buyer choice, ठीक है। इन्फ्लुएंस कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपेल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं फर्स्ट टाइम बायर को, फर्स्ट टाइम बायर की चॉइस को ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को चूज करे। कौन से लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को चूज करता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपेल करते हैं फर्स्ट टाइम बायर को कि वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को चूज करे और उससे पैसे ले और उससे मॉर्गेज एप्लीकेशन उसको दे। उसने अब इस आइडिया को लेकर अपने जो सुपरवाइजर हैं या प्रिलिमिनरी सर्च ऑफ लिटरेचर जो है वो शुरू कर दी। तो ये एक किस्म की केस आपके सामने कि किस तरह हम लोग डेल्फी अप्रोच को लेकर टॉपिक्स को और आइडियाज को रिफाइन करके फाइनलाइज कर सकते हैं। जो आपका रिसर्च आइडिया है, दैट इज द प्रिलिमिनरी स्टडी भी आप इसको कहते हैं। जब आप अपने रिसर्च आइडियाज को पोटेंशियल रिसर्च प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उससे पहले आप एक प्रिलिमिनरी स्टडी भी परफॉर्म कर देते हैं। तो प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपको आपके जो रिसर्च आइडियाज़ हैं वो रिफाइन होते हैं, वो प्रॉपरली पता लगता है कि आप जब लिटरेचर उससे रिलेटेड पढ़ते हो तो आपको मुख्तलिफ फैक्टर्स, मुख्तलिफ आइडियाज़ उसके अंदर मज़ीद पता लगते हैं कि आप उनको अपने आइडियाज़ के साथ ऐड कर सको। और इसके जब आप प्रीलिमिनरी स्टडी करते हो और लिटरेचर रिव्यू करते हो तो उसमें आपको फिजिबिलिटी भी पता लग जाती है। मतलब आप फिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो पीयर डिस्कशंस में, और आप चेंज कर सकते हो और ऑल्टर कर सकते हो अपने रिसर्च आइडियाज़ को, और ये भी देख सकते हो कि रिसर्च आइडिया डूएबल है कि नहीं। अगर डूएबल नहीं है तो यू हैव टू चेंज और alter योर रिसर्च आइडिया। इसके अंदर आप जो है रिफाइनिंग में जब आप शुरू में सपोर्ट प्रीलिमिनरी स्टडी करते हो तो उसके बाद आप मुख्तलिफ आइडियाज़ को इंटीग्रेट करते हो। इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम दीज टेक्निक्स इज एसेंशियल इफ योर रिसर्च इज टू हैव अ क्लियर डायरेक्शन। अगर आप क्लियर डायरेक्शन चाह रहे हैं और मिसमैच नहीं चाह रहे बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, देन आप जो है ये वाले आइडियाज़, so, Miss, what you do, क्लियर डायरेक्शन चाहिए आपको और आप नहीं चाहते कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपके क्वेश्चंस और आपके रिपोर्ट उसके अंदर मिसमैच हो, देन यू नीड टू इंटीग्रेट। और आप इंटीग्रेट करेंगे अपने रिसर्च आइडियाज़ को, मुख्तलिफ आइडियाज़ को आप इंटीग्रेट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। उसमें आपके पास जो जैंकोविक्स ने
जैंकोविक्स ने आपको आइडिया दिया है, उसमें वर्किंग अप और नैरोइंग एंड नैरोइंग डाउन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। और वो क्या है, वर्किंग अप और नैरोइंग एंड नैरोइंग डाउन में what you do, you classify each research idea first into its area। आप उसको एरिया डिफाइन करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता देन इट फील्ड, ठीक है। और फाइनली प्रिसाइज द आस्पेक्ट, आप एक प्रिसाइज आस्पेक्ट, एक एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट को देख रहे हो एंड इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको देखेंगे, ठीक है। जिस तरह आप जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्टिकुलर एरिया, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। एंड नेपोटिज्म पे आप करना चाह रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट आ जाएगा उसका, आप उसके ऊपर इंटरेस्टेड है, आप काम करना चाह रहे हैं, आप डेफिनेटली करें, ठीक है। तो thus your initial area based on your examining your coursework, it may be accountancy, मैंने आपको HRM बताया, it may be accountancy। browse some आपने क्या करना है, ब्राउजिंग करनी है सम रिसेंट जर्नल्स की, और या फिर आपने अपने पीयर्स के साथ, कोलीग्स के साथ डिस्कस करना है। बिकम मोर फोकस्ड ऑन द फील्ड, और आप चाह रहे हैं कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड्स के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, मतलब आपका जो फील्ड है वो अकाउंटेंसी है और आप जो एरिया जो है वो अकाउंटेंसी है, और आप जिस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं दैट इज दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड्स। फिर आप डेल्फी टेक्निक यूज करते हैं और डिस्कशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट ट्यूटर के साथ। डेल्फी टेक्निक मतलब ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, डेल्फी टेक्निक लगाते हैं। ट्यूटर के साथ आप प्रोजेक्ट ट्यूटर के साथ आप जो है वो डिस्कशन करते हैं, और आप फिर सारी डिस्कशन करने के बाद you focus on the aspect that is equity based activity based costing। now ये जिस तरह narrow down होता जा रहा है, ठीक है, working up and narrowing down, you will know when the process of generating and refining ideas is complete, as you will be able to say I'd like to do some research on, obviously there will be still a big gap between this and that point when you are ready to start serious work on your research। जब भी आप काम शुरू करेंगे डेफिनेट बात है कि कोई ना कोई गैप होगा। अगर आप गैप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ठीक है, गैप्स आइडेंटिफाई नहीं होते तो फिर आप कोई गैप छोड़ देते हैं, वो भी इशू क्रिएट करता है। लेकिन रिसर्च आपने अपनी शुरू कर देनी है और उसके ऊपर आपने देखना है, फिर आपके रिजल्ट डिस्क्राइब करते हैं कि क्या आपके रिसर्च का रिजल्ट है। ये सारी चीजें जो हैं वो फर्दर जब हम रिसर्च करेंगे तब आपको समझ आएगी। सबसे पहला जब आप अपने आइडिया को रिसर्च प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है राइटिंग द रिसर्च क्वेश्चंस। आपने कोई इशू, अगर आपने एक बहुत बड़ा इशू है जिसको सारे इंपॉर्टेंट समझते हैं, उस इशू को आपने क्वेश्चन की शक्ल में, उस आइडिया को आपने क्वेश्चन की शक्ल में लिख देना है। एक आइडिया आपने आइडेंटिफाई किया, उस आइडिया को आपने क्वेश्चन की शक्ल में आपने लिख देना है, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है अपने आइडिया को। तो क्लियर रिसर्च क्वेश्चन इज इम्पेरेटिव इन द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप एक क्वेश्चन लाजमी पूछेंगे एकेडमिक वर्ल्ड से के, और उसका सलूशन भी आपने ही प्रोवाइड करना है। बेसिकली आपका एक आइडिया है, वो आइडिया जो है किस्म का गैप रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आइडिया किसी थ्योरी पे तो बेस कर रहा है, किसी चीज पे तो बेस कर रहा है, किसी लिटरेचर पे तो बेस कर रहा है, लेकिन आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जिसका आंसर देना जरूरी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेजुएट्स एंटरिंग इन द सिविल सर्विस हु अटेंडेड द ओल्ड एस्टेब्लिश्ड यूके यूनिवर्सिटीज। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसका न्यूमेरिकल आंसर आपको मिल सकता है। क्वेश्चन ट्रिकी कब होता है, जब आता है व्हाई आर द ग्रेजुएट्स फ्रॉम ओल्ड एस्टेब्लिश्ड यूएस यूनिवर्सिटीज मोर लाइकली। अब मोर लाइकली का मतलब क्यों, ये अब वाई का वर्ड, वट का तो आपको पता लगेगा ना क्या प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन तो पता लग जाएगी, इजी क्वेश्चन है, लेकिन वाई और क्यों ऐसा करते हैं लाइकली टू एंटर इनटू द सिविल सर्विसेज, वो क्यों सिविल सर्विसेज में जाना पसंद करते हैं,
देन द ग्रेजुएट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज, जो ग्रेजुएट दूसरी। अब ये एक रिसर्च क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आपको डिटेल में देना है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, और ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन ये ज़्यादा रीजनिंग भी प्रोवाइड आपको करेगा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं होगा, इसकी एक रीजनिंग होगी। सो आपने कोई ना कोई थ्योरी लाजमी यूज़ करनी है कि आप अपने क्वेश्चंस को डिफाइन करें, और क्वेश्चन शुड नॉट बी सो डिफिकल्ट टू आंसर, इतने भी मुश्किल ना हो, मतलब इम्पॉसिबल टू रीच ना हो, आपके अटेनेबल हों। इससे रिलेटेड मैं आपको जो है वो नेक्स्ट स्लाइड कराता हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के होने चाहिए आपके। सो Clock and Nut Brown and use what they call Goldilocks test. Goldilocks test के मुताबिक वो डिसाइड करते हैं रिसर्च क्वेश्चन या तो दे आर टू बिग or too small, too hot, or just right. So two big research questions are so demanding and they may require research funding, जिनके लिए आपको funding required हो, और इनका answers जिस तरह अगर आप कोई research project बनाते हो सी पैक पर, तो सी पैक पर जब आप research project बनाते हो तो उसके ऊपर में भी आपको funding required हो। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर टू स्मॉल, और उनका कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो भी आपने देखना है कि इतने स्मॉल भी नहीं होने चाहिए। टू हॉट इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस, रिसर्च में रिजल्ट इन गेटिंग नोटिस्ड, ठीक है, एंड अराउज सेंसिटिविटी में बी। अगर आप इस्लामिक फाइनेंस में करते हो या इस्लामिक मार्केटिंग में करते हो, ठीक है, तो आपके रिसर्च के रिजल्ट्स जो हैं वो हो सकता है किसी मसलक को या किसी जो है वो ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स पीपल को वो ऑफेंड करें। इसी तरह आप इस तरह रिलीजियस रिलीजियस रिलेटेड रिलीजियस टॉपिक्स लेकर आते हो तो उसमें सेंसिटिविटी के चांसेस होते हैं। इस तरह आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ह्यूमन राइट्स पर डिपेंड करते हैं। अब ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप टॉपिक कोई लेकर आ सकते हो, तो वो हो सकता है सेंसिटिविटीज को अप्रोच करें। हो सकता है आपका ये हो जी चाइल्ड लेबर पे आप काम करना चाह रहे हैं, और आप लेट से आपका एक बड़ी एक अप्रोच है, आप एक आइडिया लेके आते हैं कि चाइल्ड लेबर हमारे मुल्क में एक इमर्जिंग मार्केट के अंदर दैट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अब जब आप इसको रिसर्च करेंगे तो जो ह्यूमन राइट्स की एजेंसीज होंगी वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगी इसमें, और दैट इज़ वेरी हॉट टॉपिक है। अगर आपने उस टॉपिक को कह दिया जी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर ये चीज़ें यहाँ पर मसला क्रिएट कर देंगी थोड़ा सा। लेकिन वो फिर रिसर्च भी होती है, कुछ ऐसी रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं जो इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट राइट फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब ठीक है आप कर सकते हो एट दिस टाइम, मतलब इस टाइम पे अगर करते तो ठीक था, इस टाइम अगर इस टाइम से आगे पीछे करेंगे तो फिर इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगेगी। फिर उसके अंदर बाय दिस रिसर्चर, समटाइम्स कुछ रिसर्चर्स की रेपुटेशन भी डिपेंड करती है कि कौन सा रिसर्चर क्या काम कर रहा है, और इन दिस सेटिंग, और समटाइम आपको सेटिंग्स भी लाइक आपकी कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक्स जो हैं बाहर के मुल्क तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के टॉपिक्स यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं रखते, क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस जो हैं उनको मास्टर कर चुके हैं बाहर के लोग। लेकिन जब हम सेटिंग्स की बात करें तो मेडिकल साइंसेस के या साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर, अब पाकिस्तान में एग्रीकल्चर पे अगर रिसर्च होगी तो डेफिनेटली, क्योंकि ये एग्रीकल्चरस कंट्री है, तो इसकी जो रिसर्च होगी इसको बाहर के मुल्क पढ़ा जाएगा, उसको ठीक समझा जाएगा। लेकिन अगर ये रिसर्च किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है तो वहाँ पर ऐसा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसे स्किल सेट नहीं होंगे। इस तरह मेडिकल फील्ड में यहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा हैं, नई किस्म की बीमारियाँ हैं, जो लोग यहाँ इस सेटिंग में रिसर्च करते हैं वो ज़्यादा अच्छी होंगी, उनको ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा इस सेटिंग में। अगर वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रिसर्च की जाती है जहाँ पर इतनी ज़्यादा बीमारियाँ ऑलरेडी नहीं है और कंट्रोल हो चुकी हैं, और वहाँ पर नए वायरसेस को इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो फिर वहाँ पर ऐसा जितनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। जिस तरह कोरोना के जो आर्टिकल्स हैं वो उस एरिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, जैसे चाइना में हो गया, अमेरिका में हो गया, लेकिन उस एरिया में इसकी एज़ सच इम्पोर्टेंस नहीं होगी जहाँ पे कोरोना के केसेस काफ़ी कम हैं।
The pitfall that you must avoid at all cost is asking research question that will not generate new insight. ये बहुत important point है कि आपने वो वाले research questions नहीं पूछने, आपने वो वाले research questions को avoid करना है जो new insights नहीं देते. ये क्या करेगा? This raise the question of the extent of which you have consulted and relevant literature. ये एक किस्म की नई प्रॉब्लम रेज करेगा कि अगर आप नई इनसाइट्स नहीं दे सकते, नया नॉलेज जनरेट नहीं किया आपने, आपने कोई गैप आइडेंटिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब है आपने लिटरेचर को सही तरह पढ़ा नहीं। हो सकता है टॉपिक में, उस टॉपिक में गैप्स हों, लेकिन आपने सही तरह कंसल्ट नहीं किया टॉपिक को, लिटरेचर को। ठीक है, और इट इज़ परफेक्टली लेजिटिमेट, आपकी ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप, ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि रिसर्च क्वेश्चन नहीं इनसाइट, अ, जो सेटिंग की मैंने बात की, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी रिसर्च को जो बाहर के मुल्क हुई है, बाहर के सेटअप में कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर चल रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल जो आपकी बुली प्रैक्टिसेस हैं, उसके अगेंस्ट जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल हरासमेंट केसेस के अगेंस्ट जिस तरह रिसर्च हो रही है, अगर आप वो बाहर के मुल्क में कोई स्टडी होती है, उस स्टडी को आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकती है इस मुल्क में, यहाँ पर वो जेन्युइनली अप्लाई हो सकती है, एज इट इज अप्लाई हो सकती है। जब आप एज इट इज उसको अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो डेफिनेटली नई इंसाइट प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि वो इस सेटअप में नई स्टडी होगी। बिल्कुल आप वो भी कर सकते हो, कोई लिटरेचर ऐसा ढूंढे, कोई टॉपिक ऐसा ढूंढे जो सिर्फ बाहर अप्लाई हुआ है, पाकिस्तान में अप्लाई नहीं हुआ या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं हुआ, आप उसको अप्लाई करें और आप वो भी जो आपके रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल न्यू इनसाइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होंगे, और लोग इंटरेस्टेड भी होंगे इसको पढ़ने में, क्योंकि वो कहेंगे अच्छा हमने अपने मुल्क में तो देख लिया इसका असर, हमने अपने मुल्क में तो इसको इम्प्लीमेंट कर लिया इसके रिजल्ट्स को, लेकिन अब ये पाकिस्तान जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी में या इससे रिलेटेड इमर्जिंग इकोनॉमीज में ये रिसर्च अगर कंडक्ट की जाती है तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, तो ये काफी इंटरेस्ट क्रिएट करेगा ये भी टॉपिक, अगर आप किसी ना किसी रिसर्च को यहाँ पर रेप्लिकेट कर लेते हो। ठीक है, तो आज की हम लोग फाइनल स्लाइड देखते हैं, उसमें ये है कि जी हम लोग रिसर्च आइडिया है, कुछ रिसर्च आइडियाज हैं उनको रिसर्च क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया हुआ है। ये आपको आसानी देगा जब आप रिसर्च आइडियाज और क्वेश्चंस बनाएंगे। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्राइसेस, ये एक रिसर्च आइडिया आया जी, एडवर्टाइजिंग एंड शेयर प्राइसेस, इन दो आइडियाज के दरमियान इंटीग्रेशन की गई है, दो टॉपिक्स के दरमियान इंटीग्रेशन की गई है। अब इसका उसने रिसर्च क्वेश्चन क्या बनाया जिसको उसने स्टडी करना है, उसने कहा जी हाउ डज द रनिंग ऑफ टीवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन टू बूस्ट द इमेज ऑफ द कंपनी इफेक्ट्स इट्स शेयर प्राइसेस। जो टीवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन है और जो कंपनी की इमेज को बूस्ट करती है, उसका उसकी शेयर प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दो वेरिएबल, दो टॉपिक्स का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा आइडिया, और उसको उसने रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, और रिसर्च क्वेश्चन भी बहुत अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है। जॉब रिक्रूटमेंट वाया इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू जो जॉब को रिक्रूट किया जाता है। अब इससे रिलेटेड ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक रिसर्च आइडिया है। इससे रिलेटेड उसने जो रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, हाउ इफेक्टिव इज रिक्रूटिंग फॉर न्यू स्टाफ, ठीक है, वाया द इंटरनेट इन कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल मेथड्स। अब इसमें जो रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास जो आइडिया है वो तो है वाया इंटरनेट, हमारा मेन आइडिया तो ये है, लेकिन उसने जो रिसर्च क्वेश्चन बनाया है उसके अंदर उसने बेसिकली कंपैरिजन किया हुआ है विद द ट्रेडिशनल मेथड्स। वो मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेट रिक्रूटमेंट मेथड्स को भी कंपेयर कर सकता था, लेकिन उसने अपने रिसर्च क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि ये जो रिक्रूटमेंट, जॉब रिक्रूटमेंट वाया इंटरनेट है, इसको वो कंपेयर कर रहा है जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके साथ, और फिर इफेक्टिवनेस देखेगा कि किसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है। ये रिसर्च क्वेश्चन उसने पूछा है जो रिसर्चर है। द यूज ऑफ एरोमास एज अ मार्केटिंग डिवाइस, आपको एक बड़ी खूबसूरत सी सेंट आती है, वो आपकी कॉग्निशंस पर कैसे इम्पेक्ट डालती है। जब भी आप किसी शॉप में एंटर होते हो और उसकी एक एक खुशबू सी आपको नजर आती है, एक एटमोसफेयर बनता है, वो एटमोसफेयर एक अच्छा एटमोसफेयर एक बायर की जो है वो बाइंग कैपेसिटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। इससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन बनाए, इन व्हाट वेज डज द यूज ऑफ स्पेसिफिक एरोमास इन सुपरमार्केट्स में अफेक्ट द बायर बिहेवियर। अब इसमें फिर दो इफेक्ट आ गए हैं, एरोमास का यूज,
ठीक है, एंड बायर बिहेवियर। अब उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया है वो चेक क्या करना चाह रहा है, वो एक तो बायर बिहेवियर को चेक करना चाह रहा है, और बायर बिहेवियर पे किस चीज का इम्पैक्ट देखना चाह रहा है, वो एरोमैस का यूज ऑफ स्पेसिफिक एरोमैस का इफेक्ट देखना चाह रहा है। अब स्पेसिफिक एरोमैस को अब ये थोड़ा सा अब हार्म है यहाँ पे। स्पेसिफिक एरोमैस मतलब वो किसी 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 टाइप को फोकस करना चाह रहा है, या फिर वो सुपरमार्केट्स को तो नहीं देखना चाह रहा, हो सकता है मुख्तलिफ सुपरमार्केट्स को देखना चाह रहा हो, या मुख्तलिफ टाइप्स के एरोमास को आपस में कंपेयर करना चाह रहा हो, और उन कंपैरिजन के बाद बायर बिहेवियर को देखना चाह रहा हो कि बायर्स क्या बिहेव करते हैं। ये भी एक रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर चीजें आ रही हैं। द यूज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग का ये एक एरिया आ गया आपके सामने। अब इसके अंदर वो रिसर्च क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इफेक्ट हैज द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट बैंकिंग had upon the uses customer make of branch facilities। ठीक है, what effect has the growth of internet banking। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग की ग्रोथ का जो क्या इफेक्ट आ रहा है बैंकिंग हैड अपॉन द यूजेस, जो कस्टमर यूज करता है ब्रांच फैसिलिटीज को। अब ब्रांच की कई फैसिलिटीज होती हैं, उनके यूजेस में कस्टमर के इजाफा आ रहा है कि कमी आ रही है, इंटरनेट बैंकिंग से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई है नहीं सेट। अब यहाँ पर अगर सेटिस्फेक्शन डाल देता तो मैं कह देता जी ये सेटिस्फेक्शन पे काम करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने सेटिस्फेक्शन नहीं डाला, उसने यूज ऑफ फैसिलिटीज, जो ब्रांच की फैसिलिटीज है कितनी एक्सटेंट तक बढ़ गई हैं। फैसिलिटीज मतलब ब्रांच की कई बिल पेमेंट की फैसिलिटी होती है, उसके अलावा फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी होती है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो टिकट्स परचेजेस की फैसिलिटी है। अ, अब ये जो छोटी छोटी फैसिलिटीज है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी है। इंटरनेट बैंकिंग की ग्रोथ से इन फैसिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है कि कस्टमर कितना ज्यादा ब्रांच की जो फैसिलिटीज हैं, जो पहले भी वो प्रोवाइड कर रहा था ट्रेडिशनल वे में भी, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के इंट्रोडक्शन के बाद और ग्रोथ के बाद वो जो फैसिलिटीज है उनके इस्तेमाल में कितना इजाफा है या कितनी कमी है, ये चेक किया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर और इस रिसर्च आइडिया के अंदर। तो ये इस तरह आप टॉपिक को डिफाइन करते हैं और इस तरह आप रिसर्च क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू पीपल फॉर्म योर ग्रुप्स नाउ, और आप अपने ग्रुप्स को बनाकर और अपने रिसर्च एरियाज को फाइनल करना शुरू करते हैं और रिसर्च क्वेश्चंस को लिखना शुरू करते हैं। जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो स्टेप अपने पूरे करते जाएं, ठीक है। और होपफुली एक सेशन हमारा जो नेक्स्ट जूम का सेशन मैं बता दूंगा सीआर को कि जूम का सेशन हमारा एक होगा जिसके अंदर आप लोग अपने रिसर्च आइडियाज एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और हम लोग यूज दिस डेल्फी टेक्निक्स एंड यूज दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स जो मैंने आप लोगों को आज बताई हैं, आप उनको यूज करते हुए अपने रिसर्च आइडियाज को फाइनलाइज करें, एंड यू कैन डिस्कस विद मी in a comment section of the classroom, in the comment section of this video. Okay, these are the research ideas and these are the suggested research questions. Either these are correct or wrong. We may discuss many of them. और उसके बाद फाइनलाइज करें और एक परफेक्ट प्रोडक्ट जो है वो एट द एंड ऑफ दीज सेशंस आप जो है वो प्रोड्यूस करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम closing this session now.